स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम बीएसएफ आरओ एंड आरएम की काफ़ी नज़दीक आ गई है। जो आपकी एग्ज़ाम है वो 20 नवंबर अर्थात 20 नवंबर को होने वाली है, जिसके लिए आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के मैं लेके आया हूँ, इनके जो प्रैक्टिस सेट है इनको आपको सोल्व करना है। जो भी मैं क्वेश्चन आपके लिए एचडब्ल्यू के लिए देता हूँ उनको भी आपको सोल्व करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको उन क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है। जो भी मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ उन पे ध्यान से फोकस करना है, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को ज़्यादा लेके आता हूँ जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपकी एग्ज़ाम में टेम्परेचर से रिलेटेड यानी ताप से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ताप से रिलेटेड अर्थात टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेके आने का प्रयास करता हूं। आपको पता है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो एक बार फ्री कंटेंट देने का प्रयास करता है सभी को, इसलिए आपको जुड़ जाना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। उसके बाद अपन वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जोशीला कमेंट जय हिंद का कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाना चाहिए। मैं जब तक कमेंट में देखूं तब तक टाइप हो जाना चाहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो उसको ज्वाइन कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है अपने स्क्रीन पे। एक साबुन के बुलबुले का विभव यदि कितना है 16 वोल्ट है। विभव सबसे पहले अपन जो अपने को जो चीज़ दी हुई होती है न्यूमेरिकल में उसको अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं। विभव को वी से शो किया जाता है, कितना है 16 वोल्ट, कितना है 16 है वोल्ट। यदि उसकी त्रिज्या को रेडियस यानी आर डैश को माना कितनी 2 गुनी की दी जाती है, 2r कर दी जाती है, तो बुलबुले का जो नया विभव होगा वी डैश वो कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो इसको अगले स्क्रीन पे सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो विभव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में क्या होता है, आर होता है। आपको पता है, इसे इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। विभव को चेंज करेंगे तो वी डैश मानेंगे, के क्यू ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि आवेश क्या है, समान है। रेडियस क्या हो जाएगी, पहले आर थी तो उसकी रेडियस को कितना कर दिया जाता है, 2 गुना, तो 2r कर देंगे। के क्यू अपॉन आर को अपन क्या माने, इक्वेशन फर्स्ट, तो वी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन 2। इतना था क्या है, v है इक्वेशन फर्स्ट से, तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन 2। इसको इक्वेशन 2 देते हैं। अगली स्क्रीन पे इसको सोल्व करते हैं बच्चों। वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन 2। तो बच्चों इसको देखना है कि v विभव की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 16 वोल्ट अपॉन में 2। इसको डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 8 वोल्ट। कितना आएगा, 8 वोल्ट। राइट आंसर इसका क्या आएगा, 8 वोल्ट। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं विभव से रिलेटेड, विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड भी आते हैं, वो भी आपके लिए मैं लेके आऊँगा, उनका प्रयास करूँगा। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है, वो आपकी काफ़ी एग्जाम में आता है। डब्ल्यू कार्य किया गया होता है जो चुंबकीय आघूर्ण वाले में, ये क्या है अपना, क्या है, सॉरी इसको वापस करते हैं। ये क्या है अपना, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एम बी कोष्टक क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में आता है। यदि अपन थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं तो जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, 2 MB होता है। कितना होता है, 2 MB होता है। यह आपको पता होना चाहिए। प्रति समांतर की कंडीशन होती है, यह आपकी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है, इसलिए बीएसएफ की एग्जाम में भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट आने के चांस है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को भी देखना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पी वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर भी मान लेना, पी वेक्टर है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा की अवस्था में रखा गया है। किसकी अवस्था में, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। यू क्या है, मिनिमम है, यानी क्या है, स्थितिज ऊर्जा। यू क्या है, मिनिमम है, यानी पोटेंशियल एनर्जी पीई से भी शो कर सकते हैं अपन, मिनिमम है अपनी, मिनिमम में रखा गया है। तो पी वेक्टर व ई वेक्टर के जो मध्य एंगल होगा वो कितना होगा, तो आपको बताना है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर और जो ई वेक्टर है वह ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र, इनके मध्य जो एंगल होगा, कोण होगा, कोण का मान वो कितना होगा आपको बताना है। न्यूनतम की कंडीशन होती है तो उसमें अपन स्थितिज ऊर्जा मानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पीई साइन थीटा। क्या होता है, पीई साइन थीटा, क्योंकि ये क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस क्या होता है, ई वेक्टर होता है। तो यहाँ से पीई साइन थीटा आता है। साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू अपन 0 लेते हैं, तो यहाँ से जो यू आती है स्थितिज ऊर्जा वो क्या आती है, मिनिमम आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अर्थात 0 डिग्री लेने पर जो स्थितिज ऊर्जा वो क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी, मिनिमम होगी, 0 होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन। एक बिंदु आवेश q को r त्रिज्या वाले एक वृत्त में q आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। सबसे पहले बिंदु आवेश माना जाता है तो उसमें किसी भी वैल्यू होती है। बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, आवेश को क्या माना जाता है, नगण्य। q की वैल्यू क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। v इज इक्वल टू क्या होता है, w अपॉन में q होता है। वर्क डन यहाँ से करेंगे, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, qv। यदि अपन q की वैल्यू 0 मानते हैं तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे पहले आपको
पॉइंट चांस होने का जो चांस होता है वो क्या होता है समझने का। कभी भी बिंदु आवेश बोला जाता है तो बिंदु आवेश के कारण जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है। कितना होता है, 0 होता है। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको केंद्र पे भी पूछा जाता है, वृत्त के केंद्र पर किया गया कार्य वो भी क्या होता है, 0 होता है। वैसे बिंदु पे, बिंदु आवेश पे भी किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्या है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ PYQ क्वेश्चन, आपको इसको देखना है। धातु का ताप बढ़ाने से उसका जो प्रतिरोध होता है बढ़ता है, क्यों क्यों, इसका कारण क्या है। सबसे पहले जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध को R से शो किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। V बराबर क्या होता है, IR। ये किससे आता है, ओम्स लॉ से आता है। किससे आता है, ओम्स लॉ से आता है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VI होता है। ये भी ओम्स लॉ से आता है, P बराबर VI होता है। यहाँ से अपन चेंज करके पावर के फॉर्मूले बना सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन से मैं आपको 3 क्वेश्चन बता देता हूँ, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कंटेंट देता हूँ वो सफिशिएंट कंटेंट है। इन्हीं से आपके BSF की एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी जो BSF की एग्ज़ाम होगी उनमें क्वेश्चन फंस जाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है अगला, धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता ही, ये मैंने बता दिया। क्यों, इसका कारण क्या है, विश्रांति काल कम हो जाता है, विश्रांति काल बढ़ जाता है, विश्रांति काल अपरिवर्तित यानी नो चेंज रहता है, या फिर विश्रांति काल नन यानी कोई नहीं। तो विश्रांति काल को टो से शो किया जाता है। किससे किया जाता है, टो से शो किया जाता है। तो राइट आंसर टो की तरह ही आता है, थोड़ा टी की शेप में आता है, टो की तरह, इसलिए मैं टो बोल रहा हूँ इसको। तो विश्रांति काल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है विश्रांति काल। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। विश्रांति काल कम होने से, ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ता है। यह आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, एक धातु के चालक में 5 एम्पियर की धारा, आई को अपन शो करते हैं धारा में, तो धारा कितनी है, 5 एम्पियर की। कूलाम के मात्रक में प्रति मिनट प्रवाहित होने वाली, प्रति मिनट बोल रहा है तो समय की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मिनट। समय से अपने को कोई मतलब नहीं है। आवेश का मान बोल रहा है तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है। समय से भी अपने को मतलब है। टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मिनट। टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 मिनट। में बताना चाहता था, इसलिए मैंने पहले आपको थोड़ा कंफ्यूज किया था। जो 1 मिनट है टाइम की वैल्यू, तो टी को अपन सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। सबसे पहले अपन चीज़ों को नोट किए, अब अपन इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से अपने को आवेश की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अपन जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। इनसे मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ। आई यानी धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इनसे आपको ऑप्शंस में थोड़ा गुमराह करने का प्रयास किया जाएगा एग्जामिनर द्वारा, इसलिए आपको गुमराह नहीं होना है, आपको धोखा नहीं खाना है। क्यों, आवेश अपने को ज्ञात करना है, चार्ज अपने को ज्ञात करना है। एम्पियर धारा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 16 सेकंड से। कितने हो जाएंगे, 6 5 जो 30 यानी 6 कितने हो जाएगा, 300। कितने हो जाएंगे, 300। अब ऑप्शन में 300 अपने को 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, लेकिन इनके जो मात्रक है वो क्या है, पहले में न्यूटन है तो रोंग हो जाएगा। बी क्या है, 200 है, ये तो रोंग हो जाएगा। लेकिन थर्ड क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, 300 गुलाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 300 गुलाम हो जाएगा। इसको या तो सी से डिनोट किया जाता है या फिर गुलाम लिखा जाता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, गुलाम होता है। एग्जामिनर आपको मात्रक से भी क्या किया जाएगा, एग्जामिनर द्वारा गुमराह किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी का कोणीय वेग दुगुना कर दिया जाए तो उत्तरी ध्रुव पर जी का मान क्या होगा। सबसे पहले जो जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, जी डेस इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। इस इक्वेशन को आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, इस समीकरण को नोट कीजिए। इससे आपके एग्जाम में काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इससे मैं बताता हूँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। ये अपना क्या है, अर्थ है। ये अपना क्या है, अर्थ है। मैंने काफ़ी बार बताया है। यहाँ पे क्या होता है, अर्थ की एक्सिस पे इक्वेटर होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, पोल होता है अपना। इक्वेटर पे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। भार का मान भी क्या होता है, कम होता है। लेकिन पोल पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। भार वेट का मान भी ज़्यादा होता है। जो इक्वेटर के साथ जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। कितना, 0 डिग्री। लेकिन जो पोल पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री। इन सभी चीज़ों को आप नोट कीजिए, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन बनाए जाने के चांस होते हैं। इसलिए मैं इन चीज़ों को आपको नोट करा रहा हूँ, तो आप इन चीज़ों को नोट कीते जाइए। तो आपकी एग्जाम में इनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ऐसे आता है,
यदि अपन उत्तरी ध्रुव से अर्थात अपन इक्वेटर से यदि पोल की तरफ जाते हैं तो गए तो अपन पोल की तरफ ही ना, यानी पोल पे गए तो यहाँ पे जो भार का मान यानी इक्वेटर से पोल की तरफ, इक्वेटर से पोल पर जाने पर यानी उत्तरी ध्रुव पर जाने पर भार का मान या फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपन जा रहे तो पोल पे ही है ना, तो पोल पे भार का मान और जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी क्या होता है, बढ़ता है। पोल पे क्या होता है, भार और जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। अपना क्वेश्चन क्या है, यदि कोणीय वेग को दुगुना अर्थात ओमेगा को क्या कर दिया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है। दुगुनी से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि उत्तरी ध्रुव बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अपने को पोल बोल रहा है। पोल को इंग्लिश में उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, इक्वेटर को विषुवत रेखा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा। तो पोल बोल रहा है, पोल पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। अपन ने इक्वेशन क्या मानी थी, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा मानी थी, क्या मानी थी, कोस स्क्वायर लेमडा। अब यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, 90। अब अपन जानते हैं कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए इतना था पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जी डैश बराबर जी के किसके हो जाएगा, जी डैश बराबर जी के इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, चाहे इसका स्क्वायर भी हो तो भी 0 होगा। तो यहाँ से जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा, जी का मान होगा, वो नो चेंज होगा, क्योंकि वह जी के इक्वल ही हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड मोस्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पृथ्वी के तल के समीप एक छोटा उपग्रह परिक्रमण कर रहा है, तो इसका जो कक्षीय वेग होगा वो क्या होगा। कक्षीय वेग को इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको वी नोट से शो किया जाता है। वीई यानी प्लायन वेग, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में जो संबंध होता है वो क्या होता है, वीई इज इक्वल टू √2 वी नोट होता है। एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी का जो होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा पर कितना होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ये मैंने बता दिया था आपको। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है, g/6 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, g/6 होता है। स्मॉल जी होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 होती है, कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन इसको अप्रोक्स न्यूमेरिकल में कितना माना जाता है, अप्रोक्सीमेट 10 माना जाता है, कितना माना जाता है, 10 माना जाता है, इसलिए आपको न्यूमेरिकल में 10 भी लेना होता है, कभी कभी 9.8 भी लेना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो मान होगा वो कितना होगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज देखते हो कि आपकी जो मोटरसाइकिल होती है या फिर जो गाड़ी होती है उनका जो सर्दियों में स्टार्ट होने में काफ़ी दिक्कत होती है, सर्दियों में जल्दी स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन जो गर्मियों में क्या हो जाती है, जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इनका कारण क्या होता है, सर्दी की अपेक्षा गर्मी के कार के इंजन को चालू करना अधिक सरल होता है, क्योंकि कार की बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, जो आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से शो किया जाता है, आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर कम हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, सरलता से स्टार्ट होती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 6000 की जगह आपको 8000 भी दिया हुआ हो सकता है, 8000 भी दिया हुआ हो सकता है, 9000 भी कैसे भी दिया हुआ हो। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की जो रेडियस है वो कितनी है, 6000 किलोमीटर है, कितनी है, 6000 किलोमीटर है। यदि उसकी सतह से ऊंचाई भी कितनी दे रखी है, h यानी कितनी दे रखी है, 6000 किलोमीटर दे रखी है। दोनों क्या है, सेम है। आपको मैंने बताया था कि यदि पृथ्वी की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों क्या हो, बराबर हो, तो उसका जो भार होता है वो कितना होता है, g/4 होता है, कितना, g/4 होता है। यानी जो गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है वो कितना हो जाता है, g/4 हो जाता है, अर्थात भार भी कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो भार कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि उसका जो g का वैल्यू कितना है, g/4 है, 1/4 है, और भार किस पे निर्भर करता है, g की वैल्यू पर। राइट आंसर किस, सी हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना बता दें, एक बार आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे हमारे वीडियो और
बच्चों तक भी पहुंच सके और हमें वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिले, उन्हें हमें वीडियो बनाने का एक वो मिले, ज़रिया मिले, जिससे हम वीडियो बनाए आपके लिए नए नए, आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन लेके आए, आपके लिए कंसेप्ट क्लासें भी लगाने स्टार्ट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए अपडेट आपके पास आ सके। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए जाके, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें यदि द्रव्यमानों के बीच की दूरी यानी रेडियस को 2 गुनी कर दी जाती है। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। इक्वेशन फर्स्ट दीजिए अपन इसको, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो F तो अपन ने क्या माना, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर माना, इक्वेशन फर्स्ट। रेडियस को क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में इसको F डैश मान लेते हैं यहाँ से, तो 4r स्क्वायर। तो बल का मान कितना हो जाएगा, 1/4 होगा कि नहीं होगा, क्या कि बल आएगा अपना वो कितना आएगा, F डैश कितना आएगा अपने पास, क्या आएगा, F/4 आएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस 2 गुनी थी, नीचे क्या आएगा 4 आएगा। तो आधा नहीं होगा, 2 गुना नहीं होगा, 4 गुना नहीं होगा, 1/4 ही हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि जो फोर्स होता है उसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, ऐसा ही मात्रक भी पूछा जाता है। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁵। 1 न्यूटन जो होता है उसमें कितने डायन होते हैं, 10⁵ डायन होते हैं। ये आपके एग्जाम में काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन एग्जामिनर अपना दिमाग घुमा के पूछेगा कि एक डायन में कितने न्यूटन होते हैं, तो आपको बताना है 10⁻⁻5 न्यूटन होते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। और 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं, ये भी आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 kg को 1 मीटर ऊंचाई तक 1 मिनट में ले जाने पर गुरुत्व के विरुद्ध किया गया जो कार्य होगा क्या होगा। तो अपने को मास दिया हुआ है कितना, 10 kg, कितना दिया हुआ 10 kg। ऊंचाई हाइट कितनी दी हुई है, 1 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। तो अपन जानते हैं कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, mgh होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जब अपने को मास और हाइट दिया हुआ होता है। इससे अपन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो यहाँ से W ऐसे कैसे, मास की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है 10, G की वैल्यू अपन जानते हैं 9.8 और H की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। पॉइंट जाएगा नीचे, क्या आएगा 10 आएगा, 10 से 10 चला जाएगा तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 98 जूल आ जाएगी, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है, C है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। एक रॉकेट 500 मीटर पर सेकंड की चाल से, एक रॉकेट है वो 500 मीटर, यानी जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड की दे रखी है चाल से। यदि ग्राम, यदि उसका जो मास है द्रव्यमान दे रखा है वो कितना 50 ग्राम दे रखा है। एमकेएस में ऊपर वाली चीज़ है तो नीचे वाली को भी एमकेएस पद्धति में बदलते हैं। तो ग्राम को केजी में बदलेंगे तो नीचे 1000 का क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, ये केजी में बदल जाएगा। द्रव्यमान की वैल्यू आ गई, वेग की वैल्यू आ गई। तो अपने से पूछ रहा है क्या है, फोर्स। तो टाइम की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 1 सेकंड। क्या दे रखी है, प्रति सेकंड दिया हुआ है तो 1 सेकंड दे रखी है अपने को टाइम की भी। अपने को फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो अपन जानते हैं कि रॉकेट नोदन के लिए जो फोर्स होता है वो क्या होता है, -UDM/dt होता है। लेकिन अपन माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए अपन माइनस को हटा देंगे न्यूमेरिकल में। तो F ऐसे कैसे, U वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी की वैल्यू है अपने पास 500। DM यानी मास की वैल्यू कितनी दे रखी है 15/1000, नीचे क्या आ जाएगा 1000 क्योंकि अपन ने केजी में बदला। टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1 सेकेंड। अपन डी को हटा देंगे, यहाँ से m/t ही रखेंगे। तो यहाँ से 3 0 से 3 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या आएगा 25 न्यूटन। राइट आंसर क्या आ जाएगा 25 न्यूटन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले बता दो, जो रॉकेट नोदन होता है वो न्यूटन के कौन से लॉ पर आधारित होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित होता है। चिड़ियों का उड़ना भी न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है। बंदूक से गोली के निकलने पर जो बंदूक पीछे की ओर धक्का लगता है तो यह भी क्या होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन जो है आपके HW के लिए है, इसको आपको सोल्व करना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपका मास दिया हुआ है 2 kg, ऊर्ध्वाधर दीवार पर 100 न्यूटन, ये आपको फोर्स दिया हुआ है। वस्तु के मध्य घर्षण गुणांक μs क्या दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है। तो घर्षण बल का मान क्या होगा ये आपको बताना है कमेंट करके। जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा मैं उसकी तैयारी को बेस्ट मानूंगा, यानी वो
एग्ज़ाम के लिए काफ़ी क्वालिफाई है, यानी उसकी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छी जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इनको कमेंट में बताना है कि जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा। इसको आपको सोल्व करना है, इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको नहीं आता तो मैं कल वाले लेक्चर में इसको सोल्व करा दूंगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका HW क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, जल में तैरना न्यूटन के कौन से लॉ पर आधारित होता है? न्यूटन के थर्ड लॉ पर, न्यूटन के सेकंड लॉ पर, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर, या फिर नन ऑफ दिस। न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित होता है। किस पे? न्यूटन के थर्ड लॉ पर, क्योंकि इसमें एक्शन रिएक्शन होती है। क्या होती है? एक्शन रिएक्शन होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक लिफ्ट है, यदि उसकी रस्सी क्या हो जाती है, अचानक काट दी जाती है, तो उसमें फ्री फॉल की कंडीशन आ जाती है। फ्री फॉल की कंडीशन आने से उसमें जो तनाव होता है वो क्या होता है? mg होता है। तनाव क्या होता है? mg होता है। mg ऐसे ही होता है, mg होता है। तो इसमें जो तनाव होता है वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि फ्री फॉल की कंडीशन में जो तनाव होता है वो कितना होता है? 0 होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुक्त रूप से गति। अगला क्वेश्चन क्या है, मुक्त रूप से गति करने के लिए 1 kg, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 kg की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगता है। वस्तु पर क्या लगता है? फोर्स 1 न्यूटन लगता है। तो उस पर त्वरण का मान क्या होगा? तो F बराबर क्या होता है? ma होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F/m, यानी फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन फोर्स कितना है? 1, और द्रव्यमान कितना है? 1। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे आपको एक और एग्जाम में क्वेश्चन होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। किसी आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है? जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है, किसी आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है कितना होता है? 0 होता है, अनंत होता है, आर होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। आपको बता दो कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है किसी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इससे पहले मैं बताता हूँ कि जो सरफेस टेंशन होता है उसको हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पृष्ठ तनाव। क्या बोला जाता है? पृष्ठ तनाव बोला जाता है। सबसे पहले जो पृष्ठ तनाव होता है, जो सरफेस टेंशन होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स अपॉन में लेंथ। फोर्स अपॉन में लेंथ यानी बल बटे लंबाई होता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन अपॉन में मीटर होता है। जो वीमा होती है वो क्या होती है? m1 L1 T-2 से निकालेंगे। m1 नीचे हो जाएगा, m1 से m1 चला जाएगा, तो यहाँ से L1 होगा, नीचे क्या होगा? L1 होगा। L1 से L1 चला जाएगा, तो वीमा क्या आएगी? यहाँ से जो वीमा आएगी वो क्या आएगी? m1 T-2 आएगी। क्या आएगी? m1 T-2। L0 भी लिख सकते हो आप। क्वेश्चन क्या है, ताप के बढ़ने पर सरफेस टेंशन का मान क्या होता है? आपको पता होना चाहिए जो सरफेस टेंशन होता है वो समानुपाती किसके होता है? 1/T के, यानी टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके होता है? टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी एग्जाम में आपके काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो यहाँ से यदि अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन का मान क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी कम हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो वर्षा की बूंद होती है उसका जो गोलाकार आकार, जो गोल होता है, गोलाकार आकार की होती है, इसका कारण क्या है? यानी जो वर्षा की बूंद होती है इनका गोल होने का जो कारण है, गोलाकार होने का जो कारण है, वो किसके कारण है? इसका कारण क्या है आपको कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी एग्जाम में टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ताप के बढ़ने पर किसका प्रतिरोध बढ़ता है? किसका प्रतिरोध घटता है? ताप के बढ़ने पर किसका प्रतिरोध घटता है? यानी टेम्परेचर को अपन इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस, प्रतिरोध किसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। किसका घटता है आपको बताना है। एल्यूमिनियम इसको Al से शो किया जाता है, जर्मेनियम इसको Je से शो किया जाता है, दोनों या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं ताप के बढ़ने पर जर्मेनियम जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ताप के बढ़ने पर चालक एवं अर्धचालक की प्रतिरोधकता भी दिया हुआ होता है एग्जाम में। कभी कभी विशिष्ट, क्या बोलते हैं उसको? विशिष्ट प्रतिरोध भी दिया हुआ होता है। क्या दिया हुआ होता है? विशिष्ट प्रतिरोध भी दिया हुआ होता है। अपन लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसको रो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रो से शो किया जाता है। रो टेम्परेचर और पदार्थ की प्रकृति पर, यानी नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड होता है। आपको एग्जाम में दिया हुआ होता है कि रो की वैल्यू बतानी होती है जब आपको
प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाता है, लेंथ दोगुनी कर दी जाती है, एरिया 4 गुना कर दिया जाता है, तो आपको रो पूछा जाता है, प्रतिरोधकता पूछी जाती है। लेकिन प्रतिरोधकता ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड होती है या फिर पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड होती है और किसी पे डिपेंड नहीं होती है। ताप के बढ़ने पर चालक, कंडक्टर और अर्धचालक की जो प्रतिरोधकता का जो मान होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या फिर बढ़ता है, दोनों बढ़ते हैं या फिर नन ऑफ दीज। क्या होता है, जो चालक होता है उसका तो बढ़ता है और जो अर्धचालक होता है उसका क्या होता है, घटता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपका PYQ क्वेश्चन है, आपके बीएसएफ में आने के काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चांस है, इसलिए आपको इसको VIP लगा लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है, बापू लिख लेना है, क्योंकि जो बापू होता है वो काफ़ी एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 ओम एवं 4 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध, यानी 6 ओम का प्रतिरोध है एक तो, और समांतर क्रम में एक जुड़ा हुआ अपना 4 ओम का। सबसे पहले जो समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है, आर तुल्य, आर इक्विवेलेंट जो होता है वो कितना होता है, R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन में क्या होता है, R1 प्लस का R2, क्या होता है, R1 प्लस का R2। यहाँ से अपन सोल्व करते हैं, आर इक्विवेलेंट आर तुल्य निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 यानी 6 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 6 प्लस 4 24 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 नीचे है तो कितना हो जाएगा 2.4 ओम हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको मैं काफ़ी बार बताता हूँ कि रेंज यदि उसकी मैक्सिमम हाइट के बराबर होती है तो जो थीटा की वैल्यू कितनी होती है वो आपको कमेंट करके बताना है। थीटा की वैल्यू क्या होती है ये आपको कमेंट करके बताना है। यदि आपको बता दूँ, यदि कोई दो वस्तु है, यदि एक तोप है, इसको दागा जाता है कितने डिग्री, 60 डिग्री के कोण पे दागा जाता है। दूसरी वस्तु को थीटा कोण पे, यानी दूसरी तोप को यानी थीटा कोण पे दागा जाता है। दोनों की क्या है, रेंज क्या है, समान है, आर प्रास क्या है, समान है। आपको बता दो, कभी भी आपको रेंज समान दी हुई होती है, प्रास यानी आर क्या दी हुई होती है, समान दी हुई होती है, तो उसमें जो क्या होता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, यानी दोनों थीटा, यानी θ1 प्लस का θ2, यानी दोनों का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे एक को अपन ने 60 डिग्री पे क्या 60 डिग्री पे छोड़ा और एक को अपन ने 30 डिग्री पे छोड़ा, तो इनकी रेंज क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अपना क्वेश्चन क्या है, समान वेग से, यानी वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है अपना, सेम है। थीटा की वैल्यू θ1 कितना दिया हुआ है अपने को 30 डिग्री, θ2 अपने को क्या दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है, जी अपॉन में क्या होता है 2g होता है, सॉरी अपॉन में क्या होता है, जी होता है। यू समान है, जी से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपन को थीटा से लेना देना है। तो अपने को अपन क्या लिख लेंगे, h समानुपाती किसको लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के। h1 अपॉन में h2 निकालेंगे, यहाँ से h1 अपॉन में h2 निकालेंगे, साइन स्क्वायर θ1 अपॉन में साइन स्क्वायर θ2 करेंगे। तो यहाँ से h1 अपॉन में h2 करते हैं, h1 अपॉन में h2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 अर्थात 3/4 हो जाएगी। यहाँ से √3/2 होती है साइन 60 की, तो यहाँ से थोड़ा इसमें क्या हो रही है, थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो रही है, यहाँ पे भी 4 होगा, तो 4 से 4 चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1/3 क्या आ जाएगा, 1/3 अर्थात 1/3 राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो अपना ये क्या था, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। आपके HW के लिए जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको कमेंट करना है। जो लेंस का नियम होता है वो किसके संरक्षण पे आधारित होता है, जो लेंस का नियम होता है वो किसके संरक्षण पर आधारित हो, ये आपको कमेंट करके बताना है कि लेंस का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपकी एग्जाम में जो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसलिए जो भी आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ उसको आपको कमेंट करके बताना है। आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध होता है वो क्या होता है, v = ωr होता है। इससे भी काफ़ी एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को भी, इस फॉर्मूले को भी नोट करना है। आपको और क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूँ मैं। जैसे मैंने कल बताया था कि सेंट्रीपेटल फोर्स से मैंने एक्सेलरेशन निकाला था, क्या होता है v² होता है, v बराबर क्या होता है ωr होता है। तो यहाँ पे अपन नोट करते हैं, तो ωr² हो जाएगा, एक r से एक r चला जाएगा तो ωr हो जाएगा। इसको भी नोट करना है, इससे भी न्यूमेरिकल बनने के चांस होते हैं।
तो आज के सेशन की एंडिंग करते हैं। आज का सेशन अपना कंप्लीट होता है। इसमें अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन कौन से नहीं आते हैं। HW के क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यदि अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको PDF मिलती है आंसर सहित, इसलिए उसको भी ज्वाइन करना है। आपके लिए मैं काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो आपको ये भी बताना है। आपके कॉन्सेप्ट क्लासें भी आ रही है फिजिक्स के, उनको भी आपको देखना है, उनमें भी ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे नए बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।